बच्चों, कैसे हो बेटा? अच्छा रिवीजन चल रहा है? सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो ना? कुछ हेल्प मिल रहा है मेरे से? बड़ा परेशान थे सर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे सर, एक बार में हो नहीं रहा है। उम्मीद करें सब अच्छा चल रहा है। तो बच्चे, मैं इसके पहले बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें देते जा रहा हूं और उसी क्रम में आज मैं तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं। अब एक क्वेश्चन मत कहो, एक तरह से कहो मैं दो क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक वो सिंपल जो तुम्हारे पास दो तीन टॉपिक्स हैं, जैसे हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, जैसे तुम्हारा हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, जैसे तुम इसको इंपीडेंस कहो, इंपीडेंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं बच्चे। तो बारी बारी से पहले मैं तुम्हें इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट दे दूं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है। और तुम ऐसे तो तुम पूरा किया हुआ है, मैं बहुत अच्छा से ऑफलाइन क्लासरूम में तुम्हें मैं सारी बातें अच्छे से बताया हूं, लेकिन अगर एक बार फिर से एग्जामिनेशन के टाइम में अगर इसको रिपीट कर लिया जाए तो अपना जो कंसेप्ट होता है कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाता है। और इसी के तहत हमें लगा कि जब मेरे को एलसीआर पढ़ाना ही है तो मैं एलसीआर ही केवल क्यों बताऊं, क्यों ना अपने बच्चों को थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ बता दूं। और उसी के तहत बच्चे मैं आज तुम्हारा पहला टॉपिक तुमको बताने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा? तो बच्चे, इसको समझने के लिए हम लोग को एक बात पता होना चाहिए कि एक तरह से कहो तो तीन तरह का बॉडी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी तीन तरह का होता है। एक नॉर्मल वायर वगैरह सब होता है जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्लास 10 में भी हम लोग को ओम्स लॉ बता चुके थे, क्लास 12 में भी हम ओम्स लॉ तुमको बताया था कि देखो सर्किट है, सर्किट में हम सेल लगा दे रहे हैं, इससे नॉर्मल करंट हम फ्लो करा रहे हैं, एसी करंट फ्लो करा रहे हैं या डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई एक मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं या ओम्स लॉ वगैरह पढ़ के, चलो यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, यहाँ प्लग लगा हुआ है और यहाँ से अगर एक प्लस है माइनस है, ये कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर डेवलप हो रहा है। मतलब एक रेजिस्टेंस तुम आर से ऑलरेडी पहले से नोन हो कि एक रेजिस्टेंस होता है भी प्रोपोर्शनल आई होता है और यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल टूटता है तो एक रेजिस्टेंस में ब्रेक होता है। ओम साहब बहुत पहले ही बता चुके, V इक्वल टू आई आर, आर रेजिस्टेंस है, आर के बारे में तुम नोन हो। कहने का मतलब एक रेजिस्टेंस के बारे में तुम बहुत सारी चीज पढ़ चुके हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो, दो तरह का कॉम्बिनेशन तुमको बताया गया था, सीरीज और पैरेलल फार्मूला होता आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो बच्चे यू बेटर नोन अबाउट आर, बट बच्चे कुछ रेजिस्टेंसेज और जगह बनते हैं। जैसे अगर बाय द वे कहीं कैपेसिटर लगा हुआ हो तो कैपेसिटर में अगर तुम एनर्जी को स्टोर करवा रहे हो, कैपेसिटर पढ़े हो ना, कैपेसिटर ये डिवाइस विच स्टोर द एनर्जी, वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जो तुम चार्ज उसमें सप्लाई करते हो, जो करंट तुम उसे सप्लाई करते हो, उससे वो क्या करता है, एनर्जी पढ़े हो ना, Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ CV स्क्वायर पढ़े हो, सब कुछ पढ़ाया हुआ है बेटा। तो ये जो एनर्जी स्टोर करता है तो वहां भी एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, वहां भी एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है और इस रेजिस्टेंस को ही हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब एक रेजिस्टेंस तो तुम आर के बारे में जाने और एक रेजिस्टेंस होता है जो कैपेसिटर में डेवलप होता है, इसको C कहते हैं, इसको C कहते हैं। तो इसके बारे में तो बेहतर तरीके से नोन हो। तो बच्चे अभी तक तुमको हम दो तरह का रेजिस्टेंस बताए, एक आर के बारे में बताए, एक आर के बारे में बताए, एक सी के बारे में बताए। सी आर तो ठीक है, इस सर्किट में आर डेवलप हो गया और इसी में अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो तो एक रेजिस्टेंस वहां पर सी डेवलप हो गया। अब बच्चे हम लोग कॉइल की बात करते हैं। कॉइल समझते हो ना, पंखे वगैरह में कॉइल होता है। अब मैं ऐसे तो मैं तुम्हें इसी फिगर में, जैसे तुम देखो एक तरह का कॉइल है, ये देख लो एक तरह का कॉइल है। तो जब तुम ऐसे तुम कॉइल लेते हो और इसमें तुम जब करंट फ्लो कराओगे तो यहां भी एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं L। और बच्चे ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस है, L भी, C भी और R भी। तो आप R के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नोन हो, तो हम R के बारे में तुम्हें यहां कुछ ज्यादा बताने नहीं जा रहे हैं। आज का मैटर भी अपना R नहीं है, लेकिन तत्काल अभी तुमको हम L और C के बारे में बताने जा रहे हैं। अब जो तुमने अभी कॉइल देखा कि उस कॉइल में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है तो उसी को बोलते हैं, वो जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ना, उसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी को बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। ये जो तुम बच्चे कॉइल देख रहे हो ना, अब इसको तुम कॉइल 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 तो नहीं ना बोलोगे, इसको कॉइल कैसे बोलोगे?
अब ये क्वाइल केबल थोड़ी है, तो इसको बोला जाता है इंडक्टर। ये जो क्वाइल यहां पर मैग्नेटिक क्वाइल इसको तुम बोल सकते हो कि हाँ मैग्नेट डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां बन जाएगा, तो यहां भी एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा और इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या चीज है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, यह भी एक प्रभावी प्रतिरोध है ऑफर्ड बाय इट टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जब इस इंडक्टर से करंट को फ्लो कराया जाता है तो यहां जो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड होता है, इसी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्सएल। और फार्मूला होता है बच्चे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा के बदले अगर 2 पाई एफ पुट कर दो तो हो जाएगा 2 पाई एफ। मैं बोला कि ओमेगा के बदले क्या पुट करेंगे? 2 पाई एफ, और फार्मूला होता है कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इस ओमेगा के बदले 2 का तो 2f। अब क्या बच्चे तुम एक बात मेरे को बताओ कि ये 2 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है अगर बाई द वे, तो इसका मतलब है कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ कह सकते हैं। और बच्चे ऐसे कंडीशंस में इसका मतलब हो गया कि एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ। तो अगर तुम एक ग्राफ बना लो, एक तरफ तुम एक्सएल ले लो, एक्सएल हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक तरफ तुम फ्रीक्वेंसी ले लो, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ जब भी आएगा तो स्ट्रेट लाइन में आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो ये रिएक्टेंस हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो बच्चे आपको समझने का जरूरत है कि रिएक्टिव जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला ओमेगा एल होता है। आगे का क्वेश्चन में काम है, इस फार्मूला पर ध्यान रखिएगा, और इसी को 2 पाई एफएल कहते हैं। लेकिन डीसी का जो डीसी में तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो बहुत पहले भी आपको बता चुके हैं, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसलिए डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस डेवलप नहीं होता है। डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है 0 होता है, और फ्रीक्वेंसी ही अगर 0 हो गया तो एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो एसआई यूनिट इसका होता है ओम। अरे ओम तो होना ही है ना बेटा, रेजिस्टेंस है ना, तो चाहे किसी भी तरह का रेजिस्टेंस हो तो यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका ये 2-3 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला करके 3 मार्क्स में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो बड़ा बात नहीं है। और बच्चे आप कैपेसिटर तो देखे होंगे, कैपेसिटर सबसे अगर नियरेस्ट में आप देखें तो ऐसे तो मैं फिगर में ढेर सारे कैपेसिटर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसे ही कुछ कैपेसिटर पंखे में लगे होते हैं जो प्राय घर घर में होता है। आप सबके घर में भी फैन लगा हुआ होगा, और उस फैन में देखिएगा एक इस तरह का एक सिलिंड्रिकल एक शेप लगा हुआ होगा ऊपर में, तो एक क्या होता है? कैपेसिटर होता है। इस टाइप का आप कोई भी देख लीजिए, सारा का सारा कैपेसिटर है। ऐसा ही कैपेसिटर हम लोग के फैन में लगा होता है, ऐसा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर हम पहले बता चुके हैं। कैपेसिटर एक वैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेनली एनर्जी ही बोलिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ऐसे कैपेसिटर में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाएगा तो वहां भी तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, पक्का होगा, और वहां जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब वो भी एक रेजिस्टेंस है। So the capacitive reactance of a capacitor is the effective resistance offered by it to flow of current through it. जब ऐसे कैपेसिटर से करंट को फ्लो कराया जाता है तो वहां जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। और फार्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा के बदले 2 पाई एफ, किसी आप 2 पाई एन भी लिख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 1 बाई 2 पाई एफ सी, और डीसी के लिए एफ का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, तो अगर डीसी के एफ का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सी वहां पर 0, इंफिनिटी भी लिख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो बच्चे उम्मीद करें, अच्छा एक वर्ड और पढ़ लो, एक को हम बोलते हैं इंपीडेंस। ये देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का तुम सर्किट में अगर देना चाहोगे तो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ, एसी करंट फ्लो करा रहे हो, तो ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। और इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा? अब तुम देख लो इसका ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अभी जो तुम फॉर्मूला पढ़े कि एक्सी इज इक्वल टू, मतलब एक तरफ ओम हो गया और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1 बाई हर्ट्ज हो गया, तो ओम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हर्ट्ज।
मतलब एक तरफ अगर फ्रीक्वेंसी को ले लिया जाए और एक तरफ अगर एक्सल को ले लिया तो ग्राफ कैसा होगा कि जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे ए घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ए घटते जाएगा। ये डिनोमिनेटर में है और नीचे वाला है हर, बोलते हो तुम अपने भाषा में। तो डिनोमिनेटर अगर हर में है तो हर वाला राशि जैसे जैसे अगर बढ़ते जाएगा, 1 है ना, ये तो फिक्स्ड है। तो डिनोमिनेटर का टर्म जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। सो बच्चे इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, कर्व ग्राफ हो जाएगा। और एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको तुम अच्छा से देख लो बच्चे, बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं। और एक टॉपिक को और देख लो, इस टॉपिक को हम बोलते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस अब इंपीडेंस क्या है, तो द टोटल ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द रेजिस्टेंस आर एज वेल एज रिएक्टेंस एक्स। अब दोनों चीज अगर सर्किट में जुड़ा हुआ हो, रेजिस्टेंस भी हो और कैपेसिटर भी हो, अगर दोनों चीज जुड़ा हुआ हो, और सॉरी कैपेसिटर बोल दिए, रिएक्टेंस मतलब क्या उसको, हाँ इंडक्टर बोलो, कि अगर एक रजिस्टर भी जुड़ा हुआ हो और एक इंडक्टर भी जुड़ा हुआ हो, दोनों चीज जुड़ा हुआ हो, और अगर तुम यहां से अब करंट को फ्लो कराओगे तो क्या इसमें रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, क्या पक्का बनेगा। अगर रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है और इंडक्टेंस भी जुड़ा हुआ है, बोले तो इंडक्टर भी जुड़ा हुआ है और रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है, और तुम यहां से करंट फ्लो कराओगे तो पक्का इसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। एक नया तरीके का रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपीडेंस। कहने का मतलब इंपीडेंस भी एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन जब किसी परिपथ में, जब किसी सर्किट में आर और एल दोनों जुड़ा हुआ हो, आर और एल दोनों जुड़ा हुआ, आर हो गया रेजिस्टेंस, एल हो गया इंडक्टेंस या इंडक्टर बोलो, इंडक्टर, रजिस्टर और इंडक्टर दोनों जुड़ा हुआ हो, उस समय इसमें एक नया जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, इसी को हम बोलते हैं इंपीडेंस। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका भी एसआई यूनिट, चूंकि ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है तो इसका एसआई यूनिट होता है ओम। और बच्चे यहां पर तुम एक बात ध्यान दो, एक बात का ध्यान दो कि जो कैपेसिटेंस होता है इसको वाई डैश में लिखते हैं और जो इंडक्टेंस होता है उसको हम वीएल में लिखते हैं, मतलब वाई प्लस में लिखते हैं। सो यहां पर जो VL और VC आर इन अपोजिट फेज, ये दोनों का फेज क्या हो गया, फेज कहने का मतलब हो गया कि एक अगर इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है, ये हो गया VL और इधर हो गया VC। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, ये देखो ये रिजल्टेंट हो गया, ये देखो यही ना रिजल्टेंट हुआ, तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है VL माइनस VC। इसको ध्यान रखना क्योंकि जब तुमको हम LCR सर्किट पढ़ाएंगे और उसमें जो फेजर डायग्राम बताएंगे, तो ये फेजर साहब बताए थे, उन्होंने ही बताया था कि एक्चुअली मामला क्या है तो सुन लो। जैसे तुम ऐसे बनाओगे तो 3D हो गया ग्राफ, अब 3D ग्राफ में ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। तो यहां पर रेजिस्टेंस होता है, यहां पर L होता है और यहां पर C होता है, और यही बोल रहे हैं कि इसका जो ए जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट होता है VL माइनस VC। तो इसको ध्यान रखना, यही बोले थे कि दिया रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय VL माइनस VC, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेज में होता है। तो बच्चा अगर इस बात को तुम ध्यान रखोगे तो आगे तुमको अब LCR पढ़ने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और यहां पर बच्चे आपको हम तीनों का तीनों शॉर्ट जो टॉपिक्स है, शॉर्ट जो क्वेश्चन है, वो तीनों का तीनों हम आपको यहां पर समझाने में हम समझाए, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक रहा होगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, LCR सर्किट नाम ही है, एल बोले थे ना कि अगर ऐसा कॉइल वाला हो तो एल बोलते हैं। आर के बारे में तो आप जान ही रहे हो, और सी कैपेसिटर ये भी आप जान रहे हो। तो अगर किसी सर्किट में एल बोले तो इंडक्टर, सी बोले तो कैपेसिटर, और आर बोले तो रजिस्टर, अगर तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट हो तो फिर हम ऐसे सर्किट को LCR सर्किट कहते हैं। और इसी LCR सर्किट का अब इसका क्या हो गया, इसका पोटेंशियल VL हो गया, VR हो गया, VC हो गया, इससे हम AC करंट फ्लो करा रहे हैं। तो अगर इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। तो अगर इसको फेजर डायग्राम के रूप में लिखे तो अभी तुमको बता रहे थे ना, इस डायरेक्शन पर R होता है, इस डायरेक्शन पर L होता है, इस डायरेक्शन पर C होता है, ये रिजल्टेंट है, एंगल थीटा बन रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट हो गया, यही ना रिजल्टेंट है बेटा, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो VL माइनस VC होगा। अगर ये बात तुम समझ रहे हो तो फिर आगे पढ़ने में तुमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बाकी ये नॉर्मल एलजेब्रा है, एल्जेब्रिक तरीके से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे थोड़े फिजिक्स का कंक्लूजन देते हुए, और एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तुम समझ सकते हो और एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। और लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है।
हम यहां पर तुमको बताएंगे लेट एंड इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है, रेजिस्टेंस आर है, ये सारा का सारा कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। बच्चा गौर करना, सीरीज में कनेक्ट है, ये बात तू मेंशन कर देना बेटा, ये मेंशन करना जरूरी है। सीरीज कहने का सेंस होता है कि एसी सर्किट से अगर यहां से हम करंट आई फ्लो करा दे तो इसको कहीं पर भी ब्रांच, मतलब कहीं पर भी इसका जो जंक्शन नहीं है, मतलब कहीं से वो हटे भागेगा नहीं, वो एक डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ेगा। तो अगर एक ही डायरेक्शन में करंट अगर आगे चले, उसका कोई विंग्स नहीं हो, कहीं निकले नहीं, कहीं कोई ब्रांच नहीं हो, कोई जंक्शन नहीं हो, तो फिर ऐसे जो फ्लो है, ऐसे फ्लो को हम लोग क्या सीरीज फ्लो कहते हैं, और ऐसे सर्किट को हम कैसा सीरीज सर्किट कहते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो बच्चा सीरीज वर्ड अगर तुम जोड़ दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सुनने वाले को, देखने वाले को अच्छा लगेगा। और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है। बच्चे यहां पर वोल्टेज कितना, अगर आर का वोल्टेज वी है तो तुम ओम साहब में पढ़ चुके, वी इज इक्वल टू आई आर। एक्सेल का वोल्टेज अगर VL है तो VL इज इक्वल टू आई एक्सएल होगा। और अगर VC हो वोल्टेज कैपेसिटेंस का अगर तो इसको हम आई XC कहेंगे। अब फेजर डायग्राम में तो अब बड़ी इच्छा से देखना कि फेजर डायग्राम क्या करा। फेजर डायग्राम में ये जो रिजल्टेंट होगा इसको तुम कह सकते हो कि रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, नहीं कह सकते हो। अरे राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको तुम आसानी से कह सकते हो कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आसानी से कह सकते हो। तो चलो इसको हम लोग यही बात कहते हुए आगे निकलते हैं और सबका वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक का वैल्यू एक साइड में क्या था, अगर इसी ट्रायंगल को तुमको याद दिलाने के लिए मैं यहां पर बना दूं तो ए कितना था, ए था VL माइनस BC, अरे यहां जो रहेगा वही ना यहां रहेगा। और ए क्या था, VR था, तो हम लिख सकते हैं VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। और वैल्यू पर क्या बोले, हम बोले कि इसको लिख सकते हैं कि VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर। और V इक्वल टू क्या होता है, I होता है, IR होता है, तो तुम इसके बदले IR स्क्वायर कर दो और इसके बदले तुम क्या लिखोगे, I XL, इसके बदले I XC का स्क्वायर कर दो। और यहां से तुम इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो I स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहां से तुम I स्क्वायर कॉमन ले लो, देखना मेरे से थोड़ा सा अगर साइड हो जाता होगा तो तुम थोड़े बैलेंस देख लेना, बीच बीच में हट जाते हैं। I स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा, XC माइनस XL का स्क्वायर हो जाएगा। अब I स्क्वायर पूरे में कॉमन लो, I स्क्वायर पूरे में कॉमन लोगे और रूट में है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, केवल I हो जाएगा। और केवल I हो जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा R स्क्वायर और प्लस यहां क्या हो जाएगा, XC माइनस XL का होल स्क्वायर, R स्क्वायर और XL माइनस XC का होल स्क्वायर, एक है ना, XL माइनस XC का होल। तो बच्चे ये चीज जो तुमको हम यहां तक बताए और यहां तक करते करते तुम देख लो कि अपना इक्वेशन कहां तक आ गया। अपना इक्वेशन आ गया कि E इज इक्वल टू आई टू। अब यहां से तुम अगर I का मान, बहुत सिंपल है, बोले ना नॉर्मल अलजेब्रा है, एकदम नॉर्मल अलजेब्रा है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो फिजिक्स बोल करके ज्यादा है ही नहीं, है भी तो जूनियर विंग्स का V इज इक्वल टू आई आर का मोटा मोटी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो यहां पर तुमको ट्रबल नहीं होना चाहिए, थोड़े से माइंडसेट के साथ तुम इसको अच्छा से करो और एकदम नॉर्मल अलजेब्रा की ओर आगे की ओर दौड़ते हुए चले जाओ, कहीं कोई लंबा उंबा पे नहीं है। सो E इज इक्वल टू आई। अब यहां से तुम अगर I का मान निकालोगे तो ये बाई में चला जाएगा और बाई में चला जाएगा तो हो जाएगा E अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब देखो तुम क्या करो, अब यहां पर तुम क्या करो कि E तो रहने दो, R स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं होता, XL का वैल्यू क्या होता, ओमेगा L, पहले बता चुके हैं। अभी जब हम रिएक्टेंस सारे पढ़ा रहे तो वहां बताए थे। और यहां देखो, यहां पर XC, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां XC होगा, यहां XC होगा, यहां पर XC होगा बेटा, थोड़ा सुधार लेना। और इस XC का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई ओमेगा C होता है। बच्चे यहां पर देखो XL माइनस XC का स्क्वायर था, वही बोले यहां पर बाई मिस्टेक हमसे L लिखा गया है, तो उसको सुधार लेना, तो है ना। हम अभी जो बता रहे हैं, यहाँ देखो VC था ना, VC था तो यहाँ पर XC होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, हाँ यहाँ XC कर लेना, ऐसे ऐसे XC कर लेना। तो और वैल्यू पुट करो, यहां से सब सही है, यहां से सब सही है, मतलब वहां खाली एक दो जगह मिस्टेक हो गया। तो E बाई, अब I रखो तो E कहां चला जाएगा, बाई में जाएगा। कौन बाई में जाएगा, R स्क्वायर, पूरा रूट वाला टर्म बाई में चला जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और हम वैल्यू पुट करेंगे तो XL के बदले क्या होता है, क्या होता है, ओमेगा L होता है, और XC के बदले क्या होता है, 1 बाई ओमेगा। तो बेटा जरा तुम एक बात बताओ, ओम साहब जब बताए थे तो क्या बोले थे कि I इज इक्वल टू E बाई R। अरे I कहे चाहे V कहे, E कहे चाहे V कहे, एक ही बात ना होता है।
हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाए, चलो तुम V बाई आर पढ़ो, चलो ठीक है। तो E एक तरह का कैसा काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि जेड का वैल्यू कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इसी को इंपीडेंस बोलते हैं। तो बच्चे उम्मीद करें कि तुम लोग को यहां तक समझ में आ गया है, यहां तक तो प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अब तुम थोड़ा सा आगे देखो, अब वहां एंगल कितना बन रहा था, एंगल बन रहा था बाय द वे फाई बन रहा है, या थीटा जो भी बन रहा है, इसको फाई भी ले सकते हो कि अगर एंगल फाई बन रहा है, अगर एंगल फाई बन रहा है तो क्या तुम कह सकते हो डायरेक्शन निकालने के लिए कि tan फाई इक्वल टू पी बाई बी। अब पी इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू है ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, और या वी एल माइनस वी सी, तुमको जो लिखना चाहे, और अगर तुम वी एल ही लिखो तो वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, यही ना है tan फाई इक्वल टू। तो ये डायरेक्शन इससे पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन हो गया वी एल माइनस, यहां देखो वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, यहां देखो tan फाई इक्वल टू फेजर डायग्राम से, तो tan फाई अब वैल्यू पुट करो तो VL इज इक्वल टू ओमेगा एल हो गया, VC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी हो गया। इसको आज जो कहते हो रहने दो, नहीं यार यहां पुट करेगा तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई। अब VL का मतलब हो गया ओमेगा एल, अब VC का मतलब हो गया 1 बाई ओमेगा सी, और VR का मतलब हो गया, अब केवल VR भी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, और रेजिस्टेंस पुट करना चाहोगे तो R पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। सो बच्चा तुम्हारा यहां तक का भी उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो जाना चाहिए। अब जरा तुम एक बात मेरे को बताओ, अब यहां के बाद तो कोई दम ही नहीं है कि देख बेटा, अब E अगर बड़ा होगा, E अगर बड़ा होगा तो फाई क्या हो जाएगा, tan फाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर A छोटा हो गया तो tan फाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो A जैसे ही बड़ा हुआ और घटेगा तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन जैसे ही ये छोटा होगा, ये माइनस होना है ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बच्चा ये स्पेशल केस है कि अगर ओमेगा एल बड़ा होगा तो tan फाई प्लस हो जाएगा, अगर ओमेगा एल छोटा हो गया तो ओमेगा एल अगर हो गया तो tan फाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और अगर बाय द वे दोनों का दोनों बराबर हो गया तो tan फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फाई वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चे अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को हम शॉर्ट भी बता दिए तो समझ में आ गया होगा, और एलसीआर का तुमको हम पूरा कंप्लीट एलसीआर सर्किट बता दिए तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब तुम इसको क्या करो, बार बार तुम इसको देखो, सुनो, और अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, अगर बाय द वे कोई डाउट होता है तो तुम मेरे से ऑफलाइन भी बात कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन तुम्हारा क्लास चल रहा है, और मेरे से तुम ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हो। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि तुमको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, पहले से भी पढ़ा हुआ था, और इस बार भी तुमको हम अच्छा से समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। तो पूरा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं तुम कंप्लीट कर गए होगे, और खूब अच्छा से तैयारी करते चलो। ऐसे ही हम एक एक क्वेश्चन करके तुमको जितने भी बड़े प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे चीज का हम अच्छा रिवीजन तुमको दे देंगे, और शायद तुमको मेरे पेपर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो बच्चे बी इंजॉइंग, और खूब अच्छा से इस क्वेश्चन का तैयारी करते चलो, और फिर मेरे से तुम टच में रहो ताकि कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसे मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। ओके, बाय बाय।